आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज। मैं चंद्रभूषण पांडे। जैसा कि आप लोगों को हम लोगों से नए नए लोगों से रूबरू कराते हैं, वैसे ही आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे जो मेहमान हैं, वो बहुत खास हैं और महाराष्ट्र से ही जुड़ रहे हैं। और ये आप आप पार्टी के नेता भी हैं और पूर्व एसीपी हैं और एडवोकेट भी हैं, जो कि प्रशासन से और न्यायिक से जुड़े हुए हैं और राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। आइए देर न करते हुए आप लोगों से रूबरू कराते हैं धनराज बंजारी जी। बंजारी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। महोदय, आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। वैसे तो हमारे चैनल पे आप पहले भी आ चुके हैं। आप महाराष्ट्र में हैं और मैं भी महाराष्ट्र में हूँ। महाराष्ट्र का चुनाव संपन्न हो चुका है। इस चुनाव के बारे में बहुत लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी जीत भाजपा को मिल सकती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कुछ बातें दोनों तरीके से की जाए और एक संतुलन बनाकर अगर बात को आगे रखे तो मुझे लगता है, जबकि मैं भी पूरे महाराष्ट्र को छानते रहता हूँ, जाते रहता हूँ, इसमें जो एक फैक्टर असर लाया है वो सबसे बड़ा फैक्टर है ओबीसी फैक्टर। ये ओबीसी फैक्टर किस तरह बीजेपी ने अपने तरफ लाने की कोशिश की, उसमें आरक्षण का मुद्दा हो या ओबीसी की एक सोशो इकोनॉमिक कंडीशन हो, उसको इन्होंने बराबर नस पकड़ के कहीं डरा धमका के और कई ओबीसी नेताओं को अपने तरफ खींचकर, या फिर ये भी कह सकते हो कि महाराष्ट्र के कई ओबीसी नेताओं को जलील करके धमका के, इस प्रकार से ये पहला मुद्दा होगा कि इसको इतनी ज्यादा जीत बीजेपी को मिली। दूसरा था लाडली बहना का जो खेल इन्होंने किया और पूरे राज्य को एक प्रकार से कर्ज के इसमें ढकेल दिया, इतना ज्यादा कर्जगर्द बना दिया कि आने वाली कई नस्लें इस महाराष्ट्र राज्य पे चढ़ा हुआ कर्जा कैसे दे पाएगी, इतना ज्यादा उन्होंने ये किया। लेकिन लोगों के अकाउंट में जब पैसा गया और लोगों की जो एक कॉमन सोशल साइकोसिस होती है, वो साइकोसिस को ये लगा कि पॉलिटिशियन या सत्ता के संभालने वाले चाहे कोई हो, आज रोजमर्रा की जिंदगी से जो मैं जूझ रहा हूं, मुझे इतनी सहूलियत तो मिली। मैं दोष जरूर देना चाहूंगा खास करके उस मिडिल क्लास की साइकोलॉजी को, जिन्होंने इस चीज को एक मतलब समझ लिया कि चलो हमको मिला है ना, कोई भी राज्य करता हो, हालांकि कुछ तो लफड़े होते रहते, गफले होते रहते, मामले होते रहते, घोटाले चलते रहते, हमको मिल गया, चलो हम वोट बीजेपी को करेंगे। ये दूसरा फैक्टर उसमें लाडली बहना वाला भी अंजाम दे गया, जो तुम्हारी सोशल साइकोसिस से अपना तुक जोड़ता है। तीसरा बड़ा अहम फैक्टर है, अभी मैं देख रहा हूं कम से कम 145 केसेस ऐसे आए हैं कि जहां पर ईवीएम में गड़बड़ी हो, घोटाला हो, इसको मानने के लिए जैसे हाथ के कंगन को आईने की जरूरत नहीं हो, इस प्रकार से स्थिति स्पष्ट हो रही है कि जैसे एक उम्मीदवार जो अपने घर में खुद प्रत्याशी है और उसके घर में 4 वोट है, उसको उस बूथ पे सिर्फ एक ही वोट मिला या 0 मिला, तो ये मामला क्या है? तो ईवीएम का सिलेक्टिव इस्तेमाल, ईवीएम को सिलेक्टिव तरीके से, मैसिव तरीके से न करते हुए सिलेक्टिव तरीके से इसमें जिस प्रकार से लाया गया, ये 3 महज कारण है कि बीजेपी को इतनी बड़ी ज्यादा जीत हासिल हुई। कुछ नेताओं ने यह भी कहा, और मैं भी उस बात को मानता हूं, कि वाकई अगर आप इतने जीत के हकदार हो तो यहाँ की इलेक्शन कमीशन से मैं गुहार लगाना चाहूंगा कि आप बैलेट वोट पर एक बार लेके तो देखिए। बैलेट वोट पर अगर वोटिंग करने का खर्चा कुछ होता है
तो हम आम जनता आपको टैक्स के रूप में वो खर्चा दे देंगे, अलग से एक सरचार्ज लगा दीजिए हमारे पे। लेकिन बैलेट पेपर पे एक बार चुनाव लेकर तो देखिए, हो सकता है अगर तुम जीत गए तो हमें भी इत्मीनान हो जाएगा, और आपको भी जिंदगी भर का सुकून हो जाएगा कि आप जीत के काबिल हो, और आपकी अहमियत से ही आप जीते हो, ना ही कोई मक्कारी और ना ही कोई गलत चीजों का इस्तेमाल करके। ये गलत चीजें जो हुई है, जैसे हर किसी के दिल में ये डर कि भाई हमें तो जेल जाना पड़ेगा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर है, उनके पीछे कुछ डरा धमका दिया, ओबीसी फैक्टर को बहुत हताहत कर दिया गया, और लोगों को बेमालूम उनके अकाउंट में 3-3, 4-4, 7-7, 8-8 हजार दिवाली के लिए हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बोली जनता है, उनके अपनी साइकोलॉजी है, उनका अपना सोच है, वो हिसाब से वो चलती है। और तीसरा ईवीएम। अब ये इन्होंने क्यों किया? क्योंकि इनका मकसद ही ये था कि कैसा भी करके हमें सत्ता में आना है। जब उद्धव ठाकरे की सरकार जाकर शिंदे की सरकार आई, तब जिस तरह से पैसा बहाया गया, 50 खोके बोके वगैरह, वो सारी कहावतें, सारे मुहावरे तुमने सुने होंगे, देखे होंगे सोशल मीडिया पे। इनको एक है कि चाहे कुछ हो जाए, हमें सत्ता में आना है। अब इसका सवाल ये भी उठता है कि आप कोई लॉजिकल रीजनिंग बताइए कि भाई ऐसा आदमी क्यों सोचेगा, कोई पार्टी क्यों सोचेगी कि नहीं हमें सत्ता तो बिल्कुल चाहिए, चाहे किसका गला काटना पड़े। वो इसलिए चाहिए कि इस देश में डेमोक्रेसी की जगह कॉर्पोरेटोक्रेसी ने ले चुकी है, और कहीं समझदार लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर यहाँ भारत में चलती है तो कॉर्पोरेटोक्रेसी चलती है। ये कॉर्पोरेटोक्रेसी ने कई हजार करोड़, कुछ कुछ मामलों में लाखों करोड़, लाख 1.5 1.5 लाख करोड़ के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, जैसे धारावी का प्रोजेक्ट आप ले लीजिए, ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जिस प्रोजेक्ट की तहत आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। इलेक्शन के चलते हुए आपने देखा होगा कि मविया के, एमवीए के, जो महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी के लोग थे, लीडर थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम इस निर्णय को बदल देंगे, उस निर्णय को बदल देंगे। हालांकि उनकी ये भाषणबाजी कितनी सही थी कितनी गलत थी, इसका अलग विश्लेषण हो सकता है। लेकिन जब ये हुआ तो सत्ता वालों ने ये सोचा कि अगर हमारे हाथ से अगर सत्ता चली गई और हमारे प्रोजेक्ट अगर इस तरह खत्म हो गए, तो कॉरपोरेट की दुनिया तो हमें छोड़ेगी नहीं। फिर बीच में आप देखिए कि अंबानी जैसा आदमी इलेक्शन के पहले फडणवीस साहब से बात करता है, उद्धव ठाकरे जी से मिलता है, कई कद्दावर नेताओं से मिलता है। ये सारे मामले को आप देखिए कि ये कॉर्पोरेटोक्रेसी इतनी छाई हुई है कि किसी हाल में, किसी हक में उन्हें सत्ता से दूर रहना मंजूरी नहीं है। ये इसका एक लॉजिकल रीजनिंग है जिसके तहत ये हुआ। ये मेरा एक विश्लेषण है इसमें। जी।